आज के इस कार्यशाला में मंच पर उपस्थित हमारे अपर पुलिस महानिदेशक अमित जैन जी, मंच पर उपस्थित हमारे एसपी वीकर सेक्शन जावेद जी, मंच पर उपस्थित एआईजी डब्ल्यू और सदस्य इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बिहार पुलिस मुख्यालय स्मिता सुमन जी, सविता अली जी जो सुप्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं, यहां पर उपस्थित WCDC की अंकिता कश्यप जी, वंदना शर्मा जी, यहां इस कार्यशाला में उपस्थित हमारे पुलिस पदाधिकारीगण, महिला पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों, मीडिया से आए हमारे बंधुओं। आपने सुना कि जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न किस प्रकार से विगत करीब 30-35 वर्षों में इवॉल्व हुआ है। 1992 में भंवरी देवी प्रकरण हुआ था। भंवरी देवी बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चला रही थी, राजस्थान में काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही थी। उनके साथ गैंग रेप हुआ था, सामूहिक बलात्कार हुआ था। और जहां तक मुझे स्मरण हो रहा है, चूंकि मैं सीआईडी में रहा हूं काफी दिन, तो कमजोर वर्ग भी हमारे अंदर काफी समय तक था, इसलिए जो मुझे जानकारी है उससे मैं स्मरण हो रहा है कि सामूहिक बलात्कार उनके साथ हुआ था। जो लोकल कोर्ट था वो एक्विटल कर दिया था उस मामले में, भंवरी देवी का सामूहिक बलात्कार कांड में। उसके बाद जो हमारे सामाजिक संगठन, एनजीओज, गैर सरकारी संगठन वगैरह थे, काफी आंदोलन हुआ था। और जो विशाखा एनजीओ थी, तो विशाखा एनजीओ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर किया गया। 1997 में विशाखा गाइडलाइंस निर्गत हुआ, दिशा निर्देश निर्गत हुआ, यह कहते हुए कि किसी भी कानून को लाने में, कानून को पारित कराने में समय लगता है, इट विल टेक टाइम। इसलिए तत्काल सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस दे रही है, लेकिन कालक्रम में इसको अधिनियमित करना पड़ेगा, लेजिस्लेट करना पड़ेगा। तो 1997 में ये गाइडलाइंस दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, आंतरिक परिवाद समिति का गठन हुआ, जितने सारे संगठन थे, सरकारी गैर सरकारी, सभी में अनिवार्य। उसके बाद यदि इस तरह के मामले आते थे उसकी जांच की जाती थी। मुझे सीआईडी का यह स्मरण हो रहा है कि यूनिसेफ का यह कार्यालय है पाटलिपुत्रा में, वहां पर एक महिला पदाधिकारी थी यूनिसेफ की, और एक फॉरेनर थे, यूनिसेफ में ही कार्य कर रहे थे, बड़े उच्च पद पे कार्य कर रहे थे। तो दोनों लिफ्ट से उतर रहे थे, जो यूनिसेफ का बिल्डिंग है उससे लिफ्ट से उतर रहे थे। तो लिफ्ट में जो एक फॉरेनर थे जो उसी यूनिसेफ में ही कार्य कर रहे थे, और एक ये महिला पदाधिकारी थी, उनके साथ छेड़छाड़ किया गया। मामला मेरे संज्ञान में आया, संभवतः 2014-15 का मामला होगा। तो इसकी जांच की गई परिवार समिति के द्वारा। जांच करने के बाद वो जो पदाधिकारी थे, फॉरेनर थे, वो यहां से ट्रांसफर करा करके भाग गए, पलायन कर गए। बाद में जांच के दौरान उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, एम्बेसी के माध्यम से उनका बयान दर्ज मैंने करवाया। खुद ही मैं उनसे सवाल पूछे थे, जांच हुआ, फिर उन पे कार्रवाई हुई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यवस्था लाई गई है तो उस व्यवस्था को प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वित करना पड़ेगा। वो बड़ा जटिल मामला था, क्योंकि एक जो
विश्व स्तरीय संगठन है, प्रतिष्ठित संगठन है, उसमें कार्यरत एक बहुत ही उच्च अधिकारी का मामला था। उसको आदमी छोड़ भी सकता था, तो ट्रांसफर करा करके दूसरे देश चले गए। और जटिल कार्य है, पूरा एम्बेसी के माध्यम से यहां से रिक्वेस्ट गया, फिर यूनिसेफ के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई, उनके बयान दर्ज हुए, उनके सफाई बयान भी लिए गए। तो आज हम देख रहे हैं कि 2013 में जैसा कि आपने सुना कि पॉस एक्ट पारित हुआ, जो विशाखा गाइडलाइंस में प्रावधान था, उन प्रावधानों को और परिष्कृत करके, परिमार्जित करके पॉस एक्ट 2013 में आया। मतलब लगभग 16-17 साल लग गए। विशाखा गाइडलाइंस निर्गत किए जाने के पश्चात लगभग 16-17 साल लग गए कानून को अधिनियमित होने में, कानून को पारित करने, जिसका उल्लेख विशाखा गाइडलाइंस ने सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था कि कानून बनने में समय लगेगा, इसलिए तत्काल में गाइडलाइंस निर्गत कर रहा हूं। और उन गाइडलाइंस का पालन भी काफी सख्ती से हुआ। और मैं तो यह कहूंगा कि अभी जो स्थिति है, इससे बेहतर ढंग से उन दिनों जो घटना मैंने बताया, अभी मैं जनता दरबार लगाता हूं या पिटीशंस देखता हूं, तो वहां पे हम देख रहे हैं कि काफी सारी शिकायतें आ रही है। ऐसा नहीं कि शिकायतें नहीं आ रही। हमारे वर्क फोर्स में फीमेल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, आप सभी उसके प्रतीक हैं, प्रतिबिंब हैं। महिला पार्टिसिपेशन काफी बढ़ा है हाल के वर्षों में। और जिस प्रकार से फीमेल का पार्टिसिपेशन वर्क फोर्स में बढ़ा है, तो ऑब्वियसली शिकायतें आएंगी, शिकायतें आ रही हैं। हमारे पुलिस बल से भी हमें लगता है कि प्रतिदिन कोई न कोई शिकायतें आती है, हमारे जनता दरबार में आती है। लेकिन मैंने कई मामलों में यह जानना चाहा कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ने काम किया है, तो पता चलता है नहीं, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ने इंटरटेन नहीं किया। और जो संख्या है, आंतरिक परिवाद समिति मोर देन 50 गठित है, पुलिस में गठित है, लेकिन मामलों की संख्या काफी कम है, नगण्य है। लेकिन जितने मामले घटित हो रहे हैं, उनकी संख्या काफी अधिक है, 100 टाइम्स से कम नहीं होगा। तो यह संवेदीकरण कार्यशाला जो आज आयोजित की जा रही है, इसका 2 उद्देश्य है कि एक जो पीड़ित महिला है किसी भी कार्यस्थल पे, उनको भी मुक्त रूप से अपनी शिकायत आंतरिक परिवाद समिति के समक्ष दायर करना चाहिए। और जो आंतरिक परिवाद समिति के अध्यक्ष हैं, उनको भी मुक्त रूप से परिवाद को एंटरटेन करना चाहिए। और जो समय सीमा तय की गई है 90 डेज की, उस समय सीमा के अंतर्गत जांच रिपोर्ट समर्पित कर, यदि मामला गंभीर है, संज्ञेय अपराध का बनता है, तो संज्ञेय अपराध के कांड दर्ज करने की अनुशंसा की जाए। यदि प्रशासनिक कार्रवाई से आप समझते हैं कि उतना गंभीर मामला नहीं है, प्रशासनिक कार्रवाई पर्याप्त है, तो प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। आपने सुना कि इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि फॉल्स कंप्लेंट कर रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। तो ये एक बहुत ही प्रभावकारी, शक्तिशाली टूल, वर्क प्लेस पे एक सुरक्षित वातावरण, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट महिलाओं के कार्य करने के लिए बनाया गया है। इसको हम लोग प्रभावकारी ढंग से लागू करें। जो भी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनका यह दायित्व है कि पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरे लगन के साथ जहां कहीं भी शिकायतें आ रही है उसको कार्रवाई करें। नहीं तो फिर यदि आप एक मामले को दबा देंगे, सप्रेस कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे, तो आप एक अवसर प्रदान कर रहे हैं, एक तरह से आप उत्प्रेरित कर रहे हैं उस व्यक्ति को कि भविष्य में आने वाले दिनों में वह अपने इस प्रकार की प्रवृत्ति को और भी प्रखर ढंग से करे।
तो इट शुड बी निप्ड इन द बड। प्रारंभिक चरण में ही इस प्रकार की प्रवृत्ति को कुचल देना चाहिए, और उसके लिए हमारे पास प्रावधान है, काफी प्रभावकारी प्रावधान है। इसमें समय सीमा इसकी भी तय की गई है कि घटना घटित होने के कितने दिन बाद तक आप शिकायत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप आज से 10 साल पहले के मामले को 10 साल बाद ला रहे हैं। हो सकता है विशेष परिस्थिति में ऐसे मामले भी एंटरटेन हो, लेकिन आपको उन परिस्थितियों को व्यक्त करना पड़ेगा कि जिन परिस्थितियों के कारण आप 10 वर्ष तक भय के कारण या जो भी परिस्थिति हो आप नहीं इसको प्रतिवेदित कर पाए। एक बार चला था, एक मुहिम आंदोलन चला था कई वर्षों पहले, मी टू करके, मतलब उसमें बहुत पुराने मामले सब आए, वर्षों पुराने मामले जो दबे हुए थे। तो काफी सारे लोग आए कि मी टू, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ फीमेल कम्युनिटी जिनके साथ उत्पीड़न हुआ। तो मेरी यह अपेक्षा होगी कि यहां पर हर तरह के व्यक्ति हैं, वैसे भी व्यक्ति हैं, वैसे भी पदाधिकारी हैं जिनका यह दायित्व है कि इस कानून को प्रवृत्त करें, प्रभावकारी ढंग से एनफोर्स करें, और वैसे भी लोग हैं जो इस प्रकार के उत्पीड़न का शिकार हो जा रहे हैं। इससे इस कानून के सही ढंग से प्रवृत्त होने से, सही ढंग से इन्फोर्स होने से निश्चित रूप से, क्योंकि आने वाले दिनों में महिलाओं की संख्या कार्यस्थलों पर, चाहे वह किसी भी विभाग को आप ले लें, और बिहार इसमें अग्रणी है। बिहार में जिस प्रकार से महिलाओं की सहभागिता सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, इवन हमारे पुलिस के क्षेत्र में, जो पुलिस माना जाता था कि इट्स ए मेल डोमिनेटेड ऑक्यूपेशन, लेकिन अब मेल डोमिनेटेड नहीं रहा है। अब आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 30% हमारे पुलिस फोर्स में महिलाएं, पुलिस पदाधिकारी और महिला पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, और कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो पुरुष पुलिसकर्मी करते हैं वो महिला पुलिसकर्मी, महिला पुलिस पदाधिकारी नहीं कर रहे हैं। रात्रि गश्ती का कार्य हो, छापामारी का कार्य हो, या विधि व्यवस्था संधारण का कार्य हो, सभी पदाधिकारियों के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आप सबों से मेरा अनुरोध होगा कि इसको ध्यानपूर्वक सुने और इसका ज्ञानपूर्वक इस्तेमाल अपने कार्यस्थल पर करें। और इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज, पुलिस निगम में इसके पहले था 2021, 22, 23, 24 में, तो वहां पर यह कंप्लेंट कमेटी गठित ही नहीं था। पुलिस निगम में इसका कारण उन लोगों ने यह बताया कि यहां इसके गठन के लिए उचित पदाधिकारी, कोई महिला उपलब्धि नहीं। तो प्रारंभ में ही एक कंपनी सेक्रेटरी की नियुक्ति हुई, काफी लॉ का भी उनको डिग्री था, कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी अफेयर्स का भी ज्ञान था, उनको अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद जेईई का रिक्रूटमेंट हुआ, उसमें कई सारे महिला अभियंता वगैरह आई। फिर वहां पर संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित हुआ, और कार्यशाला आयोजित होने के बाद तुरंत एक मामला प्रतिवेदित हुआ। एक असिस्टेंट इंजीनियर महिला थी, उन्होंने प्रतिवेदित किया कि उनके साथ हरासमेंट हो रहा है, और उसकी जांच की गई, उन पर कार्रवाई की गई। तो सबसे पहली बात यह है कि कोई भी संस्था है, कोई भी संगठन है, वहां यह अनिवार्य है कि आप इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन करें, और उसमें प्रतिनिधित्व का भी पूरा ध्यान रखा गया है कि 50% कम से कम सदस्य उसमें महिला कोटि से रहेंगी। उसके बाद SC/ST के भी मेंबर्स उसमें रहेंगे। तो यह ध्यान रखा गया है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में हर जो वर्ग है उससे सदस्य रहें, और महिलाओं का प्रिपॉन्डरेंस रहे, बहुलता रहे। तो सबसे पहले तो कोई भी, जैसे थाना है, थाना में 50, 60, 100, और कोतवाली थाना में 150 के करीब पुलिस पदाधिकारी कर्मी हैं,
आई एम श्योर कि वहां पे कम से कम 40-50 से कम महिलाएं नहीं होंगी। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे यूनिट हैं वहां पर भी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी गठन किया जाना चाहिए। जिला स्तर पर भी गठन होना चाहिए। जहां पर 10 से कम महिलाएं कार्यरत हैं जिस संगठन में, वहां पर आपने सुना एडीजीपी के सेक्शन ने बताया कि वहां पे स्थानीय परिवार समिति का गठन किया गया है। तो स्थानीय परिवार समिति का भी यदि गठन नहीं हुआ है तो उसको गठित किया जाए। जो 10 से कम संख्या में जहां पर जिस संगठन में महिलाएं कार्यरत हैं वहां पर स्थानीय परिवार समिति में आवेदन कर सकते हैं। उसको भी आच्छादित किया गया है। जो छोटे छोटे यूनिट्स है उसको भी कानून के तहत आच्छादित किया गया है कि वहां, क्योंकि हर छोटे छोटे यूनिट में आप, जैसे हमारा थाना ही है, 10 से कम है तो वहां पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन 10 से ज्यादा मैं समझता हूं कि हमारे जो 1400 थाने हैं, हर थाने में 10 से अधिक पदाधिकारी पुलिसकर्मी पोस्टेड हैं और मैं समझता हूं कि 10 से अधिक महिला कर्मी भी निश्चित रूप से पोस्टेड होंगी कम से कम 500-600 थानों में। तो ये 500 पुलिस स्टेशंस में भी ये कमेटी गठित होना चाहिए। जो वरीय महिला पुलिस पदाधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनकी अध्यक्षता में गठित होनी चाहिए। तो सबसे पहला कदम हमारा ये होना चाहिए कि इसकी व्यापकता बढ़े और अधिक से अधिक कंप्लेंट कमेटियां गठित हों, जहां पर नियमानुसार इन्हें गठित होना है और गठित होने के बाद संवेदीकरण हो और संवेदीकरण के बाद जो परिवाद आते हैं उनका समय के अनुसार कालबद्ध तरीके से उसका निष्पादन हो और उस पर कार्रवाई हो। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो विषय विशेषज्ञ हमारे मंचस्थ हैं इनके द्वारा काफी विस्तार से सूक्ष्मतापूर्वक आपको पॉस एक्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी और हमारी अपेक्षा होगी कि आप जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के अध्यक्ष हैं वो भी जागरूक हों और इस प्रकार के मामले यदि आपके संज्ञान में आते हैं तो प्रोएक्टिव हो करके आवेदन प्राप्त करें, इंक्वायरी करें समयबद्ध तरीके से और इसमें कार्रवाई करें। शिकायतें आ रही हैं, मैं कम से कम 50 शिकायत इधर एक साल में सुना हूं अपने जनता दरबार में, बट दोज केसेस आर नॉट बीइंग एंटरटेन्ड बाय द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। तो मैं समझता हूं कि आज की इस कार्यशाला के बाद इस प्रकार के मामलों को इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में निश्चित रूप से लाया जाएगा। इसमें वृद्धि होगी और कई गुना वृद्धि होगी यदि हम संवेदीकृत होंगे। तो आज की इस कार्यशाला को आयोजित करने के लिए एक बार फिर मैं एडीजी कमजोर वर्ग अमित जैन जी को बधाई देता हूं। कल भी इनका एक कार्यशाला था नारकोटिक्स पे, आज भी इन्होंने कार्यशाला आयोजित किया है और भी कई कार्यशालाएं नारकोटिक्स प्रोहिबिशन कमजोर वर्ग के विभिन्न मुद्दों पर आयोजित की जाती रही हैं। उद्देश्य सभी कार्यशालाओं का यही है कि हमारे लोग संवेदीकृत हों, सेंसिटिव हों और जो भी हमारा उद्देश्य है कानून के माध्यम से जो सोशल गोल्स है प्राप्त करने के, उसको हम लोग प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके बहुमूल्य आशीर्वचनों से बिहार पुलिस हमेशा प्रेरित होती रहेगी। बिहार पुलिस मुख्यालय के पहल पर दिनांक 30 जुलाई 2025 से दिनांक 14 अगस्त 2025 तक चलाए गए नया
सर भी देख लीजिए सर।